So European Union is one very powerful entity. अपने आप में एक बहुत पावरफुल एंटिटी है। उनकी जो यूरो है, यूएस हेजेमनी को एक बहुत बड़ी टक्कर देने वाला जो है वो उनका यूरो है। So this is the way how European Union is working. Another point, the military, its armed forces are second largest in the world. उनकी जो फोर्सेस है वो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। इट्स टोटल स्पेंडिंग इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, उतना ही सेकंड लार्जेस्ट ही वो खर्च करते हैं। फ्रांस हैज न्यूक्लियर वेपन्स, 550 वॉरहेड्स, second largest in the world in the sphere of space and communication technology. They are second largest in the world. So as a threat to hegemony, as a competitor to the hegemony, they are the best competitors. Now the next point we are heading towards is constraints or limitations. What are the limitations of these powers? इन पावर्स की लिमिटेशंस क्या हैं? इन पावर्स की लिमिटेशंस क्या हैं? कौन से पावर्स की? ये जो अपने यूरोपियन यूनियन है उनके पावर्स की लिमिटेशंस क्या हैं? इन मेनी केसेस इट्स मेंबर्स हैव एंड देयर ओन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। इसीलिए हमने कल भी पढ़ा था कि इनके जो इनके अंदर, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा है। आपने डेनमार्क का नाम सुना था, स्वीडन का नाम सुना, जिन्होंने कि अपने को मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से अलग रखा। दे हैव केप्ट अलूफ फ्रॉम द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटीज एंड दे हैव नॉट साइंड। ठीक है, और उन्होंने यूरो को मानने से भी इनकार किया, उसके लिए भी रेजिस्ट करा। तो इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित हो जाती है। दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ conflict, there is a lot of difference of opinion, and when there is a difference of opinion regarding the foreign and the defense policy conflicting with each other, it affects the unity of the European Union as a regional organization. Number two, in case of cooperation of Iraqi freedom, UK, Tony Blair supported US-led action, whereas Germany and France opposed it. So this is another limitation. ठीक है, कि कुछ देश यूएस के जो है वो इराक के ऊपर अटैक करने को, ऑपरेशन इराक की फ्रीडम को सही बता रहे थे। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने कहा कि वो सही है, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने कहा कि वो गलत है। So this is another limitation. This is another example of difference of opinion amongst the European Union nations. Then deep-seated Euro capitalism. What is that? UK PM Margaret Thatcher first kept themselves out of the European market, followed by Brexit. मार्गरेट थैचर जी ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को, ब्रिटेन को ब्रेक्सिट से भी अलग रखा और यूरोपियन मार्केट से भी अलग रखा। मार्केट की जो पॉलिसीज थी उनसे अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने जो था वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को जो है रेजिस्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिफरेंसेस, ये जो एग्जांपल दिए हैं डिफरेंसेस के, दीज examples are the best examples to tell you the difference of opinion amongst the nations. Now these are the new members because ये सारे देश जो थे यूएसएसआर को जब उन्होंने छोड़ दिया 1991 में, either you talk about Bulgaria, Romania, Croatia, Slovenia, Slovakia, Czech Republic, ये लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारे देशों ने बाद में अपने आप को मेंबर बनाया। और ये सारे देश जो हैं पर्पल कलर में, ये सारे देश पहले से ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे। Now we have seen the limitations of the European Union. Now we are heading towards the association of the East Asian nations. What does this mean? This is the flag in the ASEAN logo. The 10 states of paddy, rice.
ये दिखाई पड़ रहे हैं, रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। द सर्कल सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ आसियान कंट्रीज। ठीक है, ये जो सर्कल है वो आसियान कंट्रीज की यूनिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर दुनिया के नक्शे के ऊपर आप नजर डालेंगे तो ये जो देश है एशिया के साउथ में आने चाहिए। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके दौरान एशिया का ये हिस्सा जो था बार बार यूरोपीय और जापानी कॉलोनियलिज्म से पीड़ित थे ये लोग, और पॉलिटिकली कहें और इकोनॉमिकली कहें, इनको बहुत ज्यादा जो है वो कीमत चुकानी पड़ी थी। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी, और ये कंट्रीज जो थे बड़े हार्ड हिट थे बिकॉज ऑफ द कॉलोनियलिज्म ऑफ these powers, right? They suffered the economic and the political consequences of the repeated colonialism, both European and Japanese. At the end of the war, it confronted problems of nation building, the ravages of the poverty and economic backwardness, and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. This was a recipe for conflict which the countries of the Southeast Asia could ill afford. तो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जो थे वो इस तरह की बात को झेल नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे ही शुरुआत होती है आपके इसकी, जैसे ही शुरुआत होती है क्या बोलेंगे कोल्ड वॉर की, तो ये सारे जो देश थे, ये सारे जो देश थे, ये सारे के सारे देश आसियान कंट्रीज जो थे वो ये देख रहे थे कि हम अपना विकास किस तरह से करें। जबकि कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद यूएसएसआर और यूएसए के जो दो ब्लॉक्स बन गए थे वो कोशिश कर रहे थे कि अपनी तरफ इनको अपने में खींचें। नाउ दे हैड अ क्वेश्चन ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट। ठीक है, उनके अपने डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन था उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, whereas these countries were very much they were very much determined to develop. Okay, तो उनके डिटर्मिनेशन को, डेवलपमेंट के डिटर्मिनेशन को देखते हुए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, द साउथ the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN was established on August 1967 in Bangkok by the 5 original member countries, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. छोटे देश थे, द्वीपीय देश थे, they were all island countries. Brunei Darussalam joined on 8th of January 1984, Vietnam joined in 1995, Laos and Myanmar joined in 1997 and Cambodia in April 1999. Now, अब इन देशों ने क्यों अपने आप को जोड़ा था? Why these countries established themselves, why these countries join hands together? ये तो quite obvious है, बहुत आसानी से आपको समझ लेना चाहिए कि वो अपना विकास करना चाहते थे. They wanted to accelerate the economic growth, right? Social progress, अपना सामाजिक विकास करना चाहते थे. Cultural development in the region through joint endeavors, आपस के मेल मिलाप के द्वारा, joint endeavor के द्वारा वो अपने आप को विकसित करना चाहते थे. वो किसी भी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, वो अपना विकास करना चाहते थे. ठीक है, और अपने विकास की श्रेणी में, अपने विकास की श्रृंखला में वो क्या करना चाहते थे? वो किसी भी तरीके से विकास करना चाहते थे. ठीक है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के सामूहिक आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बना लिया था. They wanted themselves to develop in such a way that they must develop economically. Unlike the European Union, there is a little desire in ASEAN for supranational structures and institutions. ठीक है, वो नहीं चाहते कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हो, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हो जिसके तहत वो अपना विकास करें. रादर ASEAN countries have celebrated what has become to be known as the ASEAN way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. अगर वो आज भी लड़ाई करेंगे तो वो किस प्रकार से विकास कर पाएंगे? यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, वो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की बात करना ही नहीं चाहते थे.
वो आपस में मेलजोल के साथ विकास करना चाहते थे, हर हालत में दे वांटेड टू डेवलप 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 एंड डेवलप। ओके, किसी भी तरह से वो डेवलपमेंट का मोटिव लेकर के चलना चाहते थे, राइट। Now, with some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objective beyond the economic and the social spheres. In 2003, ASEAN moved along the path of the European Union by agreeing to establish an ASEAN community, namely the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Socio-Cultural Community. This is the way how they formed the different communities. Okay. तो सबसे पहला उन्होंने बताया था कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहते थे, सोशल प्रोग्रेस को करना चाहते थे, कल्चरल डेवलप दे वांटेड टू डू, एंड दिस इज द वे they wanted to develop the whole region with the joint endeavors. Okay. Now next, their agenda to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of United Nations Charter. यूनाइटेड नेशन के चार्टर को वो एज इट इज फॉलो करना चाहते थे। उनके पास में वक्त नहीं था कि वो यूरोपियन यूनियन की तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते, ठीक है। सो दे वांटेड टू डेवलप देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट देयर शुड नॉट बी any conflict, rather cooperation should be there. In 2003, the group agreed on the pursuit of 3 pillars of the communities. What were the 3 pillars? ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, and Socio-Cultural Community. You must keep in your mind. Okay. Then, what is ASEAN Security Community? What does this mean? When we are talking about the ASEAN Security Community, was based on the conviction that the outstanding territorial dispute should not escalate into armed confrontation. किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से हमारा कुछ भी डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, हमारा जमीन को लेकर के कुछ मतभेद है, वो कभी भी इतना ना बढ़े कि हम आर्म्स का इस्तेमाल करें, कि हम हथियारों का इस्तेमाल करें। Is that clear? The ASEAN Regional Forum, ARF, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and the foreign policy. So, the ASEAN Regional Forum is actually, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. So, if any foreign policy, if any security threat is there from the outside, that should not hit any of the country, rather with mutual cooperation and understanding, those issues should be solved. ASEAN was and still remain principally an economic association, while the ASEAN region as a whole is a much smaller economic compared to the US and EU and Japan. Its economy is growing much faster than all these. Of course, हालांकि EU से ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल इनका विकास तेजी से हो रहा है, तेजी से हुआ है, ठीक है। तो 2003 तक आसियान के जो मेंबर कंट्रीज थे, उन्होंने बहुत सारे अपने समझौते किए और उनके द्वारा उन्होंने शांति, मतलब पीस, देन निष्पक्ष सहयोग, ठीक है, विदाउट एनी बायस, कोऑपरेशन और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, मतलब कि नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं उस पर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और उन आपस के सहयोग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन से डिस्प्यूट्स को हल करेंगे। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड आल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान dispute settlement, would also like to improve the existing ASEAN, and all the disputes would be settled with free trade area. If they have to develop, then they have to establish a free trade area for investment, labor and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN, right? So this is the way how ASEAN decided to develop its own strategy, to develop themselves, to grow economically faster. Okay? So ASEAN is rapidly growing into a very important regional organization. If you talk about ASEAN today,
इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। बुनियादी रूप से अगर हम बात करें तो ये आसियान एक आर्थिक संगठन बन गया और उसने जो है बहुत तेजी के साथ अपना डेवलपमेंट किया, उसने अपना विकास किया। और ना केवल आसियान का क्षेत्र बल्कि इकोनॉमिकली अगर बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और जापान की तुलना में आसियान की जो जो एंटिटी है वो काफी छोटी है, लेकिन उसने बहुत तेजी से विकास किया है और बहुत तेजी से विकास कर रहा है। ठीक है, आसियान ने इन्वेस्टमेंट, लेबर, सर्विसेज के का जो क्षेत्र है के मामलों में एफटीए व्यापार क्षेत्र, फ्री फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो बनाने का पर ध्यान दिया है, उस पर जो है इस प्रस्ताव पर तो अमेरिका ने पहल की और चीन ने भी पहल कर दी है। तो इस तरीके से आसियान कंट्रीज जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस Yes, ma'am. यस। इट इज रनिंग out of time, I believe. Yes, ma'am. 8 minutes are there. Okay, just a minute. एक मिनट, मेरा पीपीटी किधर चला गया? वेट, हाँ। Are you able to see? Yes, ma'am. But we can see only. Now, ma'am, we can see the whole screen. Are you able to see? Yes, ma'am. But it is running out of time. Shall we join again? Yes, ma'am. हाँ चलो ठीक है, साइन आउट हो जाओ, मैं फिर से इसको क्लोज करके फिर से ज्वाइन करवाती हूँ।